हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये यूनिट चल रही थी और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई इंडक्टर है और आप उसमें करंट की पीक वैल्यू I0 फ्लो कराते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी stored in an inductor। Potential energy stored in an inductor। आप ये मानिए कि ये एक इंडक्टर है। एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। अब आपने इसके अक्रॉस एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कि अगर हम लोग इसमें यहाँ पर अगर हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस ये लगाते हैं और की को क्लोज़ करते हैं, ये सेल या बैटरी लगा दी यहाँ पर और जैसे ही की को क्लोज़ किया आप लोगों ने तो वैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होती है। जब करंट फ्लो होना शुरू होगी तो अभी जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो आप जानते हैं कि इससे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स था वो था 0, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगी करंट एकदम से अपनी पीक वैल्यू को ऑब्टेन नहीं करेगी और इसलिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक्ड होना शुरू हो जाएंगी। इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यहाँ पर जब इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इस डायरेक्शन में तो आप जानते हैं कि इस कॉइल में या इस सोलेनॉइड में या इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगा और ये उसी कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से खुद प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में ये इस फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा, इसलिए इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी स्मॉल e इज इक्वल टू -L di/dt, ये बैक ईएमएफ होगा। और यहाँ पर जो माइनस साइन लगा हुआ है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। अब आप देखिए, मान लीजिए करंट जो है उसको 0 से और पीक वैल्यू I0 तक बढ़ना है। किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये करंट फ्लो हो रही है I, और आप देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आप देखें कि यहाँ पर ये करंट I नहीं रहेगी बल्कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है ये इसके बढ़ने को अपोज करेगा। तो यहाँ जो ये सेल है, जो बैटरी लगी हुई है एक्सटर्नल बैटरी, ये इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करने के लिए एनर्जी को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है ना, जो बैक ईएमएफ लग रहा है जो इस करंट को अपनी पीक वैल्यू तक बढ़ने नहीं दे रहा है, 0 से I0 तक बढ़ने नहीं दे रहा है, तो इसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगी वो ये बैटरी कराएगी और करंट को 0 से I0 तक बढ़ने के लिए जितना टोटल वर्क होगा वो इस इंडक्टर में, इस सोलेनॉइड में या इस कॉइल में फॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आप देखिए हम निकाल सकते हैं इस बात को। इसको निकालने के लिए मैंने आपसे ये कहा
कि किसी भी इंस्टेंट पर जो बैक ईएमएफ यहाँ पर है, इस बैक ईएमएफ की वैल्यू है स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये है। अब जो करंट चेंज हो रही है वो डी आई अपॉन डी टी रेट से चेंज हो रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि करंट में बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट डी आई के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि वर्क कैसे निकालेंगे, डी डब्ल्यू। डब्ल्यू आप देखिए फार्मूला आपको पता होगा, आप जानते हैं फार्मूला कि वी नो दैट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या जो ईएमएफ होता है कितना होता है, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। तो यहाँ से अगर मुझे डी डब्ल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है V इंटू डी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट में इंक्रीमेंट होगा डी आई डी टी टाइम में, तो जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा डी क्यू। तो इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो आप निकालेंगे कि वर्क डन डी डब्ल्यू जो होगा ये होगा माइनस ई इस पोटेंशियल जगह पर और इनटू डी क्यू। इस चार्ज को फ्लो कराने में जो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा ये होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई इंटू डी क्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम 1 वी गेट, तो यहाँ से आएगा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। ये हो जाएगा, इस डी क्यू को यहाँ ले आइए, डी आई को इधर ले जाइए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एल डी क्यू अपॉन डी टी और इंटू डी आई। ये हो जाएगा। अगर डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ है डी टी टाइम में, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर जो करंट थी आई वो एकदम से अपनी पीक वैल्यू को गेन नहीं करेगी, ऑब्टेन नहीं करेगी, ज़ीरो से धीरे धीरे बढ़ेगी और आई नॉट तक पहुँचेगी। तो अगर करंट बहुत ज़रा सी बड़ी है डी आई, अगर डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ है डी टी टाइम में, तो आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू जितना चार्ज फ्लो हुआ है अपॉन जितना टाइम, तो डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी जो होगा वो उस टाइम जितनी भी करंट फ्लो हो रही है आई, इसके इक्वल हो जाएगा। तो पुटिंग डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई वी गेट, तो यहाँ से आप निकालोगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इंटू आई इंटू डी आई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखें कि अगर आपको ये निकालना है कि फुली चार्ज इंडक्टर है, करंट को आपने ज़ीरो से आई नॉट तक बढ़ने दिया पीक वैल्यू तक, तो जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, आई से ज़ीरो से लेके आई नॉट तक, ये आप लिमिट लेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आई नॉट बाई 2 से आई नॉट तक आपने जब इंडक्टर में करंट को बढ़ाया तो कितनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हो गई, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आई नॉट बाई 2 से आई नॉट के बीच में जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगी वो ये रहेगी। तो ये बात ध्यान रखने की। आप देखिए कि जो ये फॉर्मूला मेरे पास आया है इसको हम एक और तरीके से भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, आप देखिए, आप ला सकते हैं फ्रॉम द पावर ऑफ फार्मूला।
आप लिखेंगे वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू होता है W/T। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि dW वर्क करना पड़ा dt टाइम में, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे कि और P इज इक्वल टू dW/dt, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा dW, ये हो जाएगा P इंटू dt। लेकिन आप जानते हैं कि पावर जो होती है ये होती है V इंटू आई। यहाँ पर जो पावर लगा रहे हैं वो इस बैक EMF के लिए लगा रहे हैं, तो E इंटू आई ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप dW निकालेंगे तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा P की जगह E इंटू आई इंटू dt। अब E की वैल्यू, ये मॉड ऑफ E है, तो L di/dt पुटिंग magnitude of E as E is equal to L di/dt। तो आप देखेंगे कि dW इज इक्वल टू होगा L di/dt इंटू आई इंटू dt। आप देखिए इससे कैंसिल, तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू आई इंटू डी आई। तो आप देखिए ये होगा, ये और ये, चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, चाहे अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये निकल के आता है। तो टोटल वर्क डन आपको निकालना होगा, तो आपने टोटल वर्क डन तो जो होगा W इज इक्वल टू, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dW, ये इंटीग्रेशन L I di लिमिट 0 से लेके I0 तक, 0 से लेके जो पीक वैल्यू है वहाँ तक, तो मिलेगा W इज इक्वल टू L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू I0 I di, ये हो जाएगा I²/2 लिमिट 0 से लेके I0 तक, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा L I02/2 माइनस 0²/2, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ LI02। और आप जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस इंडक्टर में वो वर्क डन के इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे कि हैंस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ये होगा U इज इक्वल टू W के, यह U इज इक्वल टू होगा हाफ LI02, ये हो जाएगा, where L is self inductance of coil or solenoid and I0 is peak value of current, ये होगा। तो ये निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी कैपेसिटर को जब आप लोग चार्ज करते थे पोटेंशियल डिफरेंस V से, और उसी कैपेसिटेंस होती थी C, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो पोटेंशियल फार्मूला था वो था U इज इक्वल टू हाफ CV²। ये बिल्कुल उसी तरह फार्मूला है। और फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कैपेसिटर में ये दो प्लेट्स हुआ करती थी और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहा करती थी। ये प्लेट
पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये। तो आप जानते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहा करती थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टोर रहा करती थी। और ऐसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी इंडक्टर में स्टोर्ड, वो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करने के काम में आती है, एस्टेब्लिश करने के काम में आती है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है वो रहती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। इतने रखते हैं आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।